हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज चैनल। मैं सौरभ आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, सारी प्रिपरेशन आपकी बढ़िया चल रही होंगी, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज अपन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना फिर से सेशन लेकर के आए हैं और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और इसकी लगभग आखिरी क्लास है आज ये। और 16वां भाग करेंगे साइंस के महाअभ्यास का, जिसमें कुछ हम बेहतरीन महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न अपने यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ऑलिव बोर्ड, जो कि आप सभी को पता है कि अपने बैंक एग्जाम्स के लिए फेमस है, तो ऑलिव बोर्ड ने लॉन्च किया है एसबीआई पीओ 2022 का प्री और मेंस का बैच, और आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2022 का प्री और मेंस का बैच लॉन्च है। इस बैच में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट 5% और डिस्काउंट के लिए 45% डिस्काउंट के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है सौरभ। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, जो भी बच्चा इस्तेमाल करना चाहे वो ये कोड इस्तेमाल करके बैच ले सकता है। इस बैच में आपको लाइव प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, स्ट्रेटेजी सेशन मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट सेशन मिलेंगे, सारे प्री और मेंस के मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिटेल एनालिसिस मिलेगी उनकी, और सारी लाइव क्लासेस मेंस तक आपकी चलने वाली हैं। बाइलिंगुअल और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बैच होने वाला है। दोनों बैच फिट बैच के नाम से हैं, जो एसबीआई पीओ के आपके बैच ये होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे देख सकते हैं। जो बच्चे एसबीआई पीओ वाले हैं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ वाले हैं, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल इन वन प्लान कोई आपको मिल जाए, जहां पे सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के बैच मिल जाएं, जैसे ईएसआईसी, एलआईसी, आईबीपीएस, एसबीआई, तो उसके लिए ऑल इन वन प्लान आपका चलता है ऑलिव बोर्ड का बैंकिंग सुपर एलिट। ये एक ऐसा प्लान है जहां पे सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सारे कोर्सेज के मॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, सेक्शनल, फुल लेंथ, प्री और मेंस के मॉक, जितना भी कुछ ऑलिव बोर्ड के पास अवेलेबल रहता है बैंकिंग से रिलेटेड मटेरियल, सारी चीजें आपको बैंकिंग सुपर एलीट में मिल जाती हैं। आपको कोड इस्तेमाल करना है सौरभ, और सबसे ज्यादा छूट आपको मिल जाएगी। तो सारे बैंक वाले बच्चे इस चीज का जरूर फायदा उठाएं। और अभी अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है ऑल इन वन प्लान में, आप लेंगे तो आपको अच्छा खासा वहां पे 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा लगभग लगभग आपका काफी कम हो जाएगा प्राइस, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करिए। साइंस बाई सौरभ सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। इस टेलीग्राम ग्रुप में इन सारी क्लासेस की पीडीएफ जा रही हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऑली बोर्ड से कनेक्ट रहने के लिए ऑली बोर्ड एसएससी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, और यहाँ पे भी आपको ऑली बोर्ड से कनेक्ट रह सकते हैं। जो भी चीज़ें आएंगी वो आपके एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी का नोटिफिकेशन, सभी के बारे में जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल। महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग का नाम आपको बताना है। महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वजाइना, यूटेरस, सर्विक्स या ओवरीज। ठीक है, वजाइना, यूटेरस, सर्विक्स या ओवरीज क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल? तो वजाइना नहीं होता। अगर किसी को लग रहा है कि वजाइना होगा, वजाइना बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, वजाइना केवल एक माध्यम है, जरिया है। आपका जो होता है प्राथमिक यौन अंग, ये है ओवरीज, क्या कहलाता है? अंडाशय आपका कहलाता है। इसी तरह से अगर मैं मेल की बात करूं, तो मेल में पेनिस नहीं होता आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो आपके टेस्टिस होते हैं, जो आपके टेस्टिस होते हैं, यानी कि वृषण जो होते हैं, ठीक है, टेस्टिस, वो आपके होते हैं प्राथमिक यौन अंग। ठीक है, तो ये आपका पुरुषों में होता है प्राथमिक यौन अंग, जिसे आप कहते हैं, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसे कहा जाता है, प्राथमिक यौन अंग। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। नेम द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल्स। वही चीज है, पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग क्या है? फिर से पूछा है, टेस्टिस, पेनिस, प्रोस्टेट या गॉल ब्लैडर। तो आपका सॉरी, माफ करिएगा, पेनिस नहीं, टेस्टिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? टेस्टिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केवल और केवल जो पेनिस है, ये केवल आपका संभोग करने का एक जरिया है। ठीक है, जिसके द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया हो सके। ठीक है, जो प्राइमरी यौन अंग है ना, वो क्या होता है? आपका टेस्टिस। ठीक है, इसको केवल आप सिंपली सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं। ये केवल और केवल यौन अंग है। प्राथमिक यौन अंग की अगर बात कर रहे हैं तो वो वृषण होता है। ठीक है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्पर्म डक्ट। शुक्राणु वाहिनी का दूसरा नाम क्या होता है? ठीक है, सारी चीजें रिवीजन हो जाएंगी इस क्लास में, जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो शुक्राणु वाहिनी का दूसरा नाम क्या है? लाभदायक कुटिका, सेमिनल वेसिकल, और यूरेथ्रा मूत्रपथ, वास डिफरेंस या फेलोपियन ट्यूब, डिम्बवाही नलिका, क्या कहलाते हैं जो आपकी स्पर्म डक्ट होती है? स्पर्म डक्ट होती है,
तो उसको कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? उसको वास डिफरेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, यहीं से आपका देखिए ये निकली है स्पर्म नलिका। ठीक है, स्पर्म आपकी जो डक्ट है वो आपकी निकली हुई है, देखिए, है ना। और ये यहाँ से इस प्रकार से आपकी ये जा रही है नीचे। कहाँ जा रही है? ये टेस्टिस पे जा रही है। ठीक है, तो ये टेस्टिस से जुड़ी हुई आपकी है। और उल्टा मैं दिशा बना दिया हूँ। दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि जो आपका स्पर्म है वो कहाँ बनता है? वृषण में। और टेस्टिस से बन करके इस वास डिफरेंस की मदद से ये कहाँ पे जाता है? प्रोस्टेट ग्रंथि में जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि में सफेद प्रकार का पदार्थ मौजूद होता है, सफेद तरल पदार्थ, व्हाइट फ्लूइड, जो स्पर्म में आपको दिखता है, जो आपके सीमन में है ना। सीमन किसे कहते हैं? सीमन कहते हैं आपका व्हाइट फ्लूइड और स्पर्म के मिश्रण को सीमन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो आपका सीमन होता है, सीमन में व्हाइट फ्लूइड होता है और स्पर्म होता है। तो स्पर्म बनता है टेस्टिस में और वो आता है वास डिफरेंस से कहाँ पे? आपके प्रोस्टेट ग्रंथि में, है ना। कहाँ आता है? इस एक्सोक्राइन बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है ये प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ पे आता है। यहाँ पे सफेद प्रकार के तरल पदार्थ से मिल करके और फिर ये कहाँ से निकलता है? यूरेथ्रा के माध्यम से आपके पेनिस के बाहर निकलता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा के माध्यम से निकलता है। आंसर होगा वास डिफरेंस। इंपॉर्टेंट सवाल है। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज न्यूक्लियस प्रेजेंट? मानव शुक्राणु के किस भाग में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए कोई नहीं, दोनों बात बता देता हूँ। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग है, तो हिंदी इंग्लिश वालों के लिए अलग अलग आंसर हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मध्य भाग में मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो मध्य भाग में मौजूद होता है और जो न्यूक्लियस है वो हेड में मौजूद होता है। तो इंग्लिश वालों के लिए ये आपका हेड हो जाएगा न्यूक्लियस, और जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मध्य भाग आपका हो जाएगा क्या? मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपका क्या हो जाएगा? मध्य भाग स्पर्म का हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में अगर दोनों अलग अलग चीज लिखी है तो कोई बात नहीं। ये देखिए स्पर्म, स्पर्म का ये वाला भाग क्या कहलाता है? हेड वाला भाग कहलाता है, आगे वाला भाग। ठीक है, उसमें ये वाला भाग जो है ये है न्यूक्लियस, और उसके भी आगे यहाँ पे जो वाला भाग है, न्यूक्लियस के आगे वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्रोजोम। और ये जो एक्रोजोम है यही आपका भेदने का काम करता है, यानी कि स्पर्म को एग के डिंब के अंदर ले जाने का काम एक्रोजोम करता है, भेदन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मध्य पीस में, मिडिल पीस में, और उसके पीछे फिर होती है आपकी टेल। उसके पीछे क्या होती है? टेल, जिसे फ्लैजिला के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैजिला के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल है, द हार्मोन दैट इज रिलीज्ड फ्रॉम टेस्टिस इज? वृषण से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है, वासोप्रेसिन होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, या नन ऑफ द अबव? कौन सा हार्मोन आपका टेस्टिस से निकलता है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरॉन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को हम टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन कहलाता है। फिर अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी अंग है जो एक स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेरी ऑर्गन दैट कनेक्ट्स अ मैमेलियन मदर टू इट्स फोकस? है ना, कौन सा एक अस्थायी अंग है जो एक स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ने का काम करता है? प्लेसेंटा, है ना, आपका कोरियन, या एंडोमेट्रियम, या नन ऑफ द अबव? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। ठीक है, आंसर है आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा? सवाल का आंसर ये आपका हो जाएगा प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है वो एक अस्थायी अंग है जो एक स्तनधारी माँ को उसके भ्रूण से जोड़ने का काम किया करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीमेल सेक्स ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन सा महिला यौन अंग है? ये फिर से अच्छा, महिला यौन अंग है। ठीक है, माफ करिएगा, बिल्कुल सही सवाल है। प्राथमिक यौन अंग तो आपका ऑलरेडी हो चुका है, प्राथमिक यौन अंग वाला, और वो आपका क्या था? वो आपका ओवरी था, है ना, और ओवरी वाला भाग था। यहाँ पे बोला है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन जैसे मैंने बताया था कि मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो होता है पेनिस। क्या होता है? आपका पीनस होता है। ठीक है, पीनस, पेनिस, जो भी बोलो आप, है ना, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन में अभी भी अगर किसी को लग रहा हो वजाइना, तो बिल्कुल गलत है। मैंने बोला ना, वजाइना केवल एक जरिया है, ये एक क्या है? रास्ता है। एक क्या है? जरिया है, एक माध्यम है, रास्ता है। जो आपका क्लिटरिस होता है, भगशेफ,
है ना। क्लिटरिस जो वजाइना के ऊपर आपका भाग होता है, ठीक है, वजाइना के ऊपर आपका जो भाग होता है ये भाग कहलाता है क्लिटरिस। और ये आपका क्या होता है, प्राथमिक यौन सॉरी केवल महिला यौन अंग होता है, ना कि प्राथमिक, ठीक है। बार बार ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल में ध्यान से देख लीजिएगा प्राथमिक पूछा है या केवल यौन अंग पूछा है, ठीक है, उस हिसाब से सवाल का आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट है ये वाले सवाल, ये वाले सवाल आजकल ज्यादा आ भी रहे हैं, ठीक है। मैंने 2-3 एग्जाम में ये सवाल आए हुए देखा हूँ, अभी अभी मैंने देखा है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या पाया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे को उसके भ्रूण से जोड़ने का काम करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे को उसके भ्रूण से जोड़ने का काम करती है, उसमें क्या होता है ना। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, कॉर्ड कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल, ब्लड स्टेम सेल, या नन ऑफ द अबव। तो उसमें स्टेम सेल तो मौजूद होता है, ठीक है, क्या होता है, स्टेम सेल मौजूद होता है, लेकिन कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल उसमें मौजूद होता है, ठीक है। कौन सा होता है, कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल, ठीक है। तो ये देखिए ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये कौन सी कॉर्ड होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो आपका किससे जा करके इधर माता के शरीर में प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जो एक अस्थायी अंग है, और यहाँ पे बच्चे की नाभि से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये किससे बना होता है, स्टेम सेल से बना होता है, ठीक है। कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स से ये बना होता है, ठीक है। ये बच्चे को क्या प्रदान करता है, ये उसको खाना पानी भोजन ऑक्सीजन सारी चीजें प्रदान करने का काम करता है। उसके शरीर में भोजन ले जाने का काम भी करता है, उसके शरीर से भोजन निकालने का भी काम करता है, सारा काम करता है, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ जाइए, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ पर्सन इज बॉर्न विद बोथ ओवरीज एंड टेस्टिकुलर टिश्यूज, दैट इज बोथ फीमेल एंड मेल ऑर्गन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति का जन्म डिंब ग्रंथि और वृषण दोनों ऊतकों यानी महिला और पुरुष दोनों अंगों के साथ होता है, ठीक है। किस स्थिति में एक व्यक्ति का जन्म डिंब ग्रंथि और वृषण दोनों ऊतकों यानी महिला और पुरुष दोनों अंगों के साथ होता है। तो इसको कौन सा कहते हैं, क्या कहते हैं इस स्थिति को, सीवियर सिंड्रोम, पेनाइल एगेनेसिस, पॉलीऑर्किडिज्म, या हर्माफ्रोडिटिज्म। तो इसको क्या कहते हैं, ऐसा वाला होता है ये कि जो पुरुष और महिला दोनों अंगों के साथ, है ना, पुरुष और महिला दोनों अंगों के साथ जो लोग जन्म लेते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स, क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर कहा करते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। और ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये कंडीशन होती है हर्माफ्रोडिटिज्म, हर्माफ्रोडिटिज्म, उभय लिंगीपन, उभय लिंगीपन, ठीक है। इसमें आपका ये होते हैं ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, याद रखिएगा इस कंडीशन को हर्माफ्रोडोटिज्म कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन महिला सेक्स हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, या प्रोलैक्टिन। बताइए कौन सा है महिला सेक्स हार्मोन। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन जो होता है ये महिला सेक्स हार्मोन है, जैसे कि मेल सेक्स हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन है। कौन सा है मेल सेक्स हार्मोन, कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। तो आपका फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, है ना। और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन भी महिलाओं का ही हार्मोन होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये आपका लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, कहाँ से निकलता है, पहले पश्च पीयूषिका ग्रंथि से, पहले ये जान लो कहाँ से निकलता है। तो ये निकालने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका पश्च पीयूषिका ग्रंथि पीछे वाला भाग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हार्मोन का स्रावण किया करती है। इसी हार्मोन को इसी हार्मोन को इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्यार का हार्मोन। जब आपको किसी के ऊपर प्यार आता है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, माँ हो, बेटा हो, किसी भी तरह का दोस्त हो, अच्छा दोस्त हो, लव हार्मोन इसको कहते हैं। अगर आपको किसी के ऊपर प्यार आ रहा तो वो इसी हार्मोन के कारण आता है, ठीक है। ये गर्भाशय के संकुचन में भी मदद करता है, जब बच्चे का जन्म होता है यूटेरस कंट्रैक्शन में भी मदद करता है ये हार्मोन, ठीक है। जब 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है तो वो गर्भाशय के संकुचन में भी मदद किया करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध के बनने में, माता के स्तन में दूध के बनने में मदद करता है, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, मिल्क प्रोडक्शन में ये मदद किया करता है। और माता के स्तन से दूध निकलने में ये मदद करता है, ठीक है। तो ये किसमें मदद करता है, ऑक्सीटोसिन जो होता है ये आपका मदद करता है किस चीज में, ये आपका दूध बनने में तो प्रोलैक्टिन मदद करता है, और दूध के निकलने में मिल्क एक्सट्रैक्शन में, जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो उस वक्त दोनों के बीच में बहुत प्यार होता है और तब भी
आपका दूध निकलता है बाहर, और वो मिल्क एक्सट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन मदद करता है, और प्रोलैक्टिन दूध के बनने में। ये एंटीरियर पिट्यूटरी भाग से निकलता है। कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी भाग से, यानी अग्र पीयूषिका ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, आगे वाला भाग, पीयूषिका ग्रंथि का आगे वाला भाग। अगला सवाल देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकिनिन, इथाइलिन, इंसुलिन, गिबरेलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो जो ये इंसुलिन हार्मोन है ना, ये वाला पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये पादप हार्मोन नहीं है, ये आपका ह्यूमन हार्मोन है। ठीक है, हमारे शरीर में निकलता है ह्यूमन हार्मोन, ये होता है। ठीक है, ये पादप हार्मोन नहीं है। कहाँ से निकलता है? ये आपका जो एंडोक्राइन पार्ट होता है, आपका एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, पैंक्रियाज के एंडोक्राइन भाग से, जो आपका अग्नाशय है उसके एंडोक्राइन पार्ट से निकलता है इंसुलिन। पैंक्रियाज का एंडोक्राइन वाले भाग को आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। पैंक्रियाज के आपका जो एंडोक्राइन वाला भाग है उसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जाना जाता है, ये बात भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, क्लियर, बहुत ही बढ़िया। इंसुलिन, इंसुलिन हमें बचाता किससे है? ये हाइपरग्लाइसीमिया से बचाता है। किससे बचाता है? हाइपरग्लाइसीमिया से, हाइपरग्लाइसीमिया से बचाता है। यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया से बचाने का क्या मतलब है कि ये ग्लूकोज के जो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ स्तर है उसको कम करने का काम करता है। ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया है ग्लूकोज के स्तर का बढ़ जाना, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ जाना हाइपरग्लाइसीमिया है। इंसुलिन उसके स्तर को घटाने का काम करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन्स नाइट्रोजन? निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन मौजूद होता है? तो ये सभी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मौजूद होता है। ठीक है, विटामिन, जितने भी 8 प्रकार के विटामिन बी हैं सभी में आपका क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। केवल 2 विटामिन ऐसे हैं, विटामिन बी 1 और विटामिन बी 7, जिसमें सल्फर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर कंटेनिंग विटामिन यही दोनों होते हैं। इन दोनों विटामिन में सल्फर भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी 7 जो है इसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। इसी को विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन ए को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। ठीक है, सॉरी, विटामिन ए को तो रेटिनॉल कहते हैं ना, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, माफ करिएगा। विटामिन डी को बोलते हैं क्या? विटामिन डी को आपके क्या बोला जाता है? ये भी बताओ। इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल वो विटामिन ई का था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, माफ करिएगा। ये होता है आपका रेटिनॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल में मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल में मौजूद है? आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम या मैंगनीज? कौन सी चीज क्लोरोफिल में मौजूद होती है? तो क्लोरोफिल में जो चीज मौजूद होती है वो मैग्नीशियम होती है। ठीक है, क्लोरोफिल में जो चीज मौजूद होती है वो होती है मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम बहुत बड़ा सा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो मध्य में होता है मैग्नीशियम। और ये भी याद रखना है कि मध्य में मैग्नीशियम के बाद क्लोरोफिल में मैग्नीशियम के चारों तरफ पहले 4 कार्बन लगे होते हैं, और उसके बाद जो उससे जुड़ा होता है तो जुड़ा होता है। ठीक है, उसको नहीं याद रखना, लेकिन याद रखना है कि मध्य में बीच में मैग्नीशियम होता है, और उससे कितने नाइट्रोजन, माफ करिएगा, कितने नाइट्रोजन लगे होते हैं? 4 नाइट्रोजन उससे लगे हुए होते हैं। ठीक है, या एक बात और याद रखिएगा, जो आयरन है ये बनने में मदद करता है। किसमें मदद करता है? क्लोरोफिल के बनने में मदद करता है, क्लोरोफिल के बनने में मदद करता है। ठीक है, जो मौजूद होता है वो मैग्नीशियम होता है, लेकिन क्लोरोफिल के बनने में सबसे अहम भूमिका आयरन की भी होती है। ठीक है, तो बनने में भी वो बहुत अहम भूमिका अपनी निभाता है।
द हाइड्रोजन बॉम्ब वॉज डेवलप्ड बाई, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित होता है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो वो थे एडवर्ड टेलर। कौन थे, एडवर्ड टेलर नाम के साइंटिस्ट थे। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया था, है ना, एडवर्ड टेलर। और एक थे बॉर्नर बॉन ब्रॉन और रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर किसके लिए जाने जाते हैं, ये आपके किसके लिए जाने जाते हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कोई बताएगा रॉबर्ट ओपेनहाइमर किसके लिए जाने जाते हैं, ये एटॉमिक बम के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए, एटॉमिक बॉम्ब के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, एटॉमिक बॉम्ब के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, निम्नलिखित में से कौन सा आलू का वैज्ञानिक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आलू का वैज्ञानिक नाम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो, ब्रासिया ओलरेशिया, सोलनम लाइकोपेरिशियम, सोलनम ट्यूबरोसम या सोलनम मेलोजीना। क्या आपका आलू का यहाँ पे रासायनिक नाम आपका दिया हुआ है, ये आपको सवाल में बताना है, बताइए क्या होता है, सोलनम लाइकोपेरिशियम, सोलनम ट्यूबरोसम, ब्रासिया ओलरेशिया, सोलनम मेलोजीना। ये होता है सोलनम ट्यूबरोसम, है ना, ट्यूब से याद कर लो तुम्हारा क्या, आलू, हालांकि आलू ट्यूब की तरह नहीं होता लेकिन फिर भी ट्यूब से याद कर लो आलू, सोलनम ट्यूबरोसम। ब्रासिया ओलरेसिया, ओलरेसिया और कॉली, ओलरेसिया और कॉली थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, ओलरेसिया और कॉली, तो ये होता है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी का रासायनिक नाम, फूल गोभी, गोभी है ना, फूल गोभी का रासायनिक नाम। और जो तुम्हारा होता है सोलनम लाइकोपेरिसियम, ये तुम्हारा टमाटर का रासायनिक नाम होता है, रासायनिक या साइंटिफिक कह सकते हैं, वैज्ञानिक नाम ना कि रासायनिक नाम, माफ करिएगा, वैज्ञानिक नाम ज्यादा सही शब्द है रासायनिक नाम से, टमाटर हो जाएगा। सोलनम मेलोजीना ये ब्रिंजल यानी बैगन का होता है वैज्ञानिक नाम, ठीक है, ये बैगन का यानी ब्रिंजल, इसका ये साइंटिफिक नेम आपका होता है मेलोजीना, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस तरह के सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, हालांकि अब बहुत कम आते हैं लेकिन अगर आ जाते हैं तो भी थोड़ा बहुत तो, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक तो याद होना ही चाहिए, कि थोड़ा बहुत अगर आप आंसर कर दो तो वहां पे आपको 2-4 नंबर मिल जाए, है ना। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन आयरन, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या लोहे से अधिक होती है, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन आयरन, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या लोहे से अधिक होती है, स्कैंडियम, वेनेडियम, कोबाल्ट या क्रोमियम। देखिए आपको पता है तो कैल्शियम तक तो एटॉमिक नंबर सबको याद होता है, कैल्शियम तक पूरी पीरियोडिक टेबल में याद है, कैल्शियम का 21 होता है, कैल्शियम के बाद क्या होता है, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज, निकल, कॉपर और जिंक, यहां तक आपको याद होना चाहिए। कैल्शियम तक याद होता है, स्कैंडियम हो गया 21, टाइटेनियम हो गया 22, वेनेडियम हो गया 23, क्रोमियम होगा 24, आयरन हो गया, सॉरी क्रोमियम मैग्नीज है ना पहले, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक है, क्रोमियम माफ करिएगा यहाँ पे क्रोमियम, मैग्नीज, फिर है आयरन, फिर है आयरन, कोबाल्ट, आयरन के बाद क्या है कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक। तो ये हो गया 23, मैग्नीज हो गया 25, आयरन हो गया 26, कोबाल्ट हो गया 27, 28 हो गया निकिल, 29 हो गया कॉपर और जिंक हो गया 30। तो 21 से लेकर के 30 तक का परमाणु संख्या याद ही होनी चाहिए, 21 से लेकर 30 तक की परमाणु संख्या याद ही होनी चाहिए। अब ये देखो आयरन, आयरन से ज्यादा किसका है, कोबाल्ट का, आयरन से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, कोबाल्ट का, बाकी वेनेडियम भी पीछे है आपका, स्कैंडियम भी काफी पीछे है और क्रोमियम भी पीछे है, ठीक है, तो बाकी तीनों पीछे हैं, कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या है वो ज्यादा है आयरन से, ठीक है। तो परमाणु संख्या कम से कम न्यूनतम आप 1 से 30 तक की याद रखिए, ठीक है, कम से कम 1 से 30 तक की याद रखिए, ठीक है। चलिए, द OTC medicine क्रोसिन इज एन, द OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओवर द काउंटर दवा क्रोसिन किस प्रकार की एक दवा है, OTC मेडिसिन, OTC द OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन किस प्रकार की दवा है, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक या एंटीसेप्टिक, किस प्रकार की दवा होती है OTC ओवर द काउंटर मेडिसिन।
तो ओवर द काउंटर मेडिसिन का क्या मतलब होता है ना, जिसमें आपको डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी दवाएं जिसमें आपको डॉक्टर से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं होती, ये कहलाती है ओवर द काउंटर मेडिसिन। ठीक है, यानी कि अगर आप जाओ तो डायरेक्ट आपको मार्केट में मिल जाएंगी आप दवाई। हालांकि मार्केट में तो आप कोई भी दवाई बोलोगे तो मिल जाएगी, लेकिन इन दवाइयों का मतलब जब इनका मैन्युफैक्चरिंग भी होता है तो उसमें ये लिखा रहता है कि यहाँ पे आप इनको मतलब बिना डॉक्टर के बात किए आप उनको ले सकते हो। तभी तो आप दवाई ले लेते हो तुरंत से, जा करके खुद ही के डॉक्टर तुम खुद बन जाते हो कि एक क्रोसिन खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो ये होता है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। क्या होता है? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। यानी कि आपका पीड़ा हर होता है, जैसे अगर आपका हेडेक वगैरह हो रहा है तो हेडेक वगैरह भी ये ठीक करता है, हेडेक वगैरह भी ठीक करता है। और ज्वर नाशक, यानी कि अगर आपको फीवर है तो फीवर भी आपका ठीक करता है। तो जब भी आपको कभी नहीं, थोड़ा मौसम चेंज होता है तो आपको थोड़ा लगता है कि फीवर वगैरह है, तो आप क्या करते हो, एक लेते हो। आपका सर दर्द होता है, जुकाम फीवर लगता है, तो आप एक क्रोसिन लेते हो और, है ना, कई बार हम ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, मोस्टली हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। What do we call the region of space around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum? हम नाभिकों के चारों ओर अंतरिक्ष के क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम होती है? जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अधिकतम होती है हम उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं हम उसे? ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? ऑर्बिट। व्हाट डू वी कॉल द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम? वो कहलाती है ऑर्बिट। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना ऐसे रैंडम न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूमता। किसी भी एटम के अंदर आपको पता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर कौन चक्कर काटता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियस के अंदर अपनी मर्जी से कैसे भी चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता। वो आपका जो चक्कर काटते हैं वो एक ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। ठीक है, वो एक किस में काटते हैं? एक ऑर्बिट में चक्कर लगाया करते हैं न्यूक्लियस के। तो वहां पे ही उनके पाए जाने की सबसे अधिकतम जो होती है प्रोबेबिलिटी, संभावना होती है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा कोई जगह नहीं होती है। ठीक है, न्यूक्लियर, आप ये मत सोचो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्यों नहीं होगा, ऐसा कोई भी किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर आपका कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसी जगह नहीं होती। हम इलेक्ट्रॉन के समूह को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के समूह को केवल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन तो अपने ऑर्बिट में ही रहता है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे एक जगह पे जहाँ पे रहते हैं हम उनको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह दिया करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में पाया जाता है। ये बात को भी ध्यान से रखिएगा, समझ के अपने मन में। चलिए अगला सवाल। इन सर्जरी मेटल पिन्स आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर ब्रोकन बोन्स। दीज मेटल पिन्स रिमेन्स अनकोरोडेड इन द बॉडी। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दिस पिन? सर्जरी में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए मेटल पिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये धातु के पिन शरीर में बिना जंग के बने रहते हैं। इन पिनों की सामग्री क्या है? सर्जरी में, सर्जरी के दौरान टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए मेटल पेन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये धातु के पिन शरीर में बिना जंग के रहते हैं, यानी ये एक ऐसी धातु से बना होता है जिसमें जंग नहीं लगता, जो क्या है, जंग रहित होती है, कोरोजन फ्री होता है। इन पिन की सामग्री किससे बनी होती है? तो आपका जो ये बना रहता है ये टाइटेनियम से बना रहता है। किससे बना होता है? टाइटेनियम से। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व तो कम होता है। पहली चीज कि इसका घनत्व तो भी कम होता है। डेंसिटी क्या होती है? लेस होती है। आप कहोगे सर डेंसिटी लेस होती है तो कैसे ही अच्छा हो गया? अरे भाई, धातुओं की डेंसिटी तुम्हारे हड्डी की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे को वही धातु इस्तेमाल करना है कि जिसका घनत्व तो है वो हमारी हड्डी से मेल खाए। हड्डी से क्या करे? हमारे मेल खाए। ठीक है, हमारी हड्डी का घनत्व तो ज्यादा है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि लोहे की हड्डी है, कॉपर की हड्डी है, इतना तो घनत्व तो नहीं है, है ना। तो हमें ऐसा धातु चाहिए जिसकी घनत्व तो हमारे हड्डी के घनत्व से भी थोड़ा बहुत मेल खाए, और ये जंग रहित धातु भी होती है, इसमें जंग भी नहीं लगता। ठीक है, तो हम इस्तेमाल क्या कहते हैं? कोरोजन फ्री होता है ये टाइटेनियम, तो हम इसी को इस्तेमाल करते हैं। कोरोजन फ्री ये आपकी धातु होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे बढ़ें। 20वां सवाल। व्हाट गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्जीन व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर फॉस्जीन में परिवर्तित हो जाता है कौन सा पदार्थ? कौन सा पदार्थ फॉस्जीन गैस में परिवर्तित हो जाता है? ये जो फॉस्जीन है ना, ये बहुत ही जहरीली गैस है, ये अत्यधिक जहरीली गैस है। क्या है ये? वेरी पॉइजनस गैस, वेरी पॉइजनस
गैस ये होती है अत्यधिक जहरीली गैस, ठीक है। तुरंत से मतलब अगर आपके शरीर में गई तो लगभग लगभग मृत्यु निश्चित है। ये बनती है क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है। क्लोरोफॉर्म जब आपका सूर्य के प्रकाश में आ जाता है और उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, साथ में आपका सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। जैसे ही सनलाइट मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन मिल जाता है, ये बना लेता है COCl2। क्या बना लेता है? COCl2, एक अत्यधिक जहरीली फॉस्जीन गैस। यही कारण है, यही कारण है कि जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, हम इसको काले बॉटल में, किसमें छुपाते हैं? काले बॉटल में छुपा के रखते हैं। कहाँ रखते हैं? काले बॉटल में छुपा के रखते हैं, रोशनी से दूर, है ना। इसी कारण से हम इसे काले बॉटल में छुपा करके रोशनी से दूर रखा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अगर उसमें से देखो, पूरी बॉटल, अब ऐसा हर बार तो नहीं है कि बॉटल एकदम जितने बॉटल में ऑक्सीजन नहीं जा सकती। भाई अगर बॉटल से तुमने क्लोरोफॉर्म किसी काम के लिए निकाल लिया तो थोड़ा बहुत तो उसमें एयर भरी जाएगी, जितने में बॉटल खाली रहेगा उतने में तो ऑक्सीजन मिल ही जाएगी। तो ऑक्सीजन भले मिल गई, उसको सनलाइट नहीं मिलना चाहिए, तो एक काले बॉटल में उसको रोशनी से दूर अंधेरे में रखा जाता है ताकि वो क्लोरोफॉर्म जहरीली फॉस्जीन गैस ना बनाए, जो कि पॉइजनस गैस होती है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे सही कथन आपको चुनना है। एन अल्कली इज एन एसिड दैट डिजॉल्व इन वाटर। क्षार एक अम्ल है जो पानी में घुल जाता है ना। अल्कली इज सोपी टू टच, अल्कली सोपी टू टच, बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। इस कंडीशन में आंसर नहीं होगा। क्यों? एन अल्कली इज एन एसिड, भाई अल्कली बेस होता है, ये क्या होता है तुम्हारा? अल्कली बेस होता है, और ये एसिड है, तो अल्कली इज एन एसिड कैसे हो सकता है? बेस एसिड कैसे हो सकता है ना। क्षार एक अम्ल है जो पानी में घुल जाता है, भाई ये कैसी बात हुई? क्षार और अम्ल अलग अलग चीज है, तो क्षार एक अम्ल कैसे हो गया? क्षार और अम्ल अलग अलग चीज है, तो क्षार एक अम्ल कैसे हो गया? तो आंसर होगा अल्कली सोपी इन टच। जो क्षार होता है वो स्पर्श करने में साबुन की तरह होता है। अगर कभी आप क्षार छुए होंगे ना, या साबुन वगैरह छुए हो, तो साबुन तुम्हारी चिकनी होती किस लिए है? साबुन जो में चिकनाहट होती है ना साबुन में, वो इसी कारण से होती है। साबुन में जो चिकनाहट होती है वो इसी कारण से होती है। NaNO3 इज कॉमनली नोन एज, NaNO3 को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? NaNO3 इज कॉमनली नोन एज साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, बोरैक्स, चिली सॉल्ट पीटर या ट्रोन। ठीक है, NaNO3 को कॉमनली सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? कॉमन सॉल्ट, साधारण नमक, बोरैक्स के रूप में, चिली सॉल्ट पीटर के रूप में, ट्रोना के रूप में। NaNO3 तो इसको जाना जाता है चिली सॉल्ट पीटर के रूप में। पहले भी मैंने बताया NaNO3 किस नाम से जाना जाता है? चिली सॉल्ट पीटर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए, ठीक है। और अगर कभी इंडियन सॉल्ट पीटर पूछे तो KNO3, है ना। इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, ठीक है। NaCl कॉमन सॉल्ट होता है ना। बोरैक्स जो होता है Na3B4O7 होता है, Na3B4O7, ठीक है, B4O7। इंडियन सॉल्ट पीटर आपका ये होता है। कैल्शियम नाइट्रेट नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर होता है। अगर कभी, मैंने ये सवाल अभी थोड़े दिन पहले ही कराया था, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर, ठीक है। तो ये वाला भी याद रखना, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर तुम्हारा कैल्शियम नाइट्रेट होता है, CaNO3 का होल राइस, ठीक है। तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, चिली सॉल्ट पीटर, KNO3 इंडियन सॉल्ट पीटर, कैल्शियम नाइट्रेट नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली। किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकाली ग्रह की किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो वो होती है लगभग 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई करीब 36,000 किलोमीटर की होती है। याद रखिएगा, पृथ्वी की सतह से पूछे। आपको पता है पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि अर्थ के सेंटर से कितनी होती है, तो अर्थ के सेंटर से भी याद होना चाहिए। पृथ्वी के केंद्र से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो दूरी हो जाएगी वो 42,000 किलोमीटर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको जो 36,000 है, इसके बाद यहाँ पे आपको अर्थ की त्रिज्या भी जोड़नी पड़ेगी उसमें, है ना। तो लगभग लगभग आपका यहाँ पे जो हो जाएगा, 6400 किलोमीटर की क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है ना। 6400 किलोमीटर की अर्थ की रेडियस है हमारे, ठीक है। तो 6400 किलोमीटर की अर्थ की रेडियस है, तो वहां पे इसको आपको ऐड करना पड़ेगा 3600 में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अर्थ की रेडियस। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, एक और बात याद रखने हैं, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ना,
तो पूरे अर्थ को मॉनिटर करने के लिए, कंप्लीट पूरी अर्थ को मॉनिटर करने के लिए, है ना, कंप्लीट अर्थ को मॉनिटर करने के लिए, कंप्लीट अर्थ को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है, कुल कितने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए होती हैं? तो 3 चाहिए होती हैं, है ना, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपकी रिक्वायर्ड होती हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत होती है, ठीक है, 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जरूरत होती है। 24वां सवाल, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ट्रिपल्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि कितनी हो जाएगी? डबल हाफ्ड इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ √3, डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ √3, ठीक है, डिक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ √3। इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज ट्रिपल्ड देन इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई 3 गुना कर दी जाती है तो उसके दोलन की अवधि कितनी हो जाएगी? देखो टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल पेंडुलम का? टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। क्या होता है टाइम पीरियड? 2π√L/g, ये होता है टाइम पीरियड किसका? सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का। यहाँ पे आपका जो लंबाई है वो क्या कर दी गई? लेंथ कर दी गई ट्रिपल। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है, ये भी आपका 2π भी यहाँ पे क्या है? स्थिर है, यानी टाइम पीरियड किस पे निर्भर करता है? समानुपातिक है अंडर रूट उसके लंबाई के। टाइम पीरियड यहाँ पे समानुपातिक है अंडर रूट लोलक की लंबाई के, पेंडुलम की लंबाई के। अब ट्रिपल हो गया पेंडुलम की लंबाई, पेंडुलम की लंबाई कितनी हो गई? ट्रिपल हो गई, तो √3, एल का 3L हो गया, तो √3 और L, यानी कि इंक्रीज्ड बाई अ फैक्टर ऑफ √3, है ना, क्या होगा? गुणक √3 द्वारा बढ़ जाती है, गुणक √3 द्वारा बढ़ जाती है, इंक्रीज बाई अ फैक्टर ऑफ √3, यानी √3 गुना गुणा हो जाएगा उसका, √3 गुना उसका वहां पे हो जाएगा। और आखिरी सवाल, इन रेफ्रिजरेटर्स फ्रीजर इज सेट एट द टॉप, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर सेट होता है, यह किसके अनुप्रयोग को दर्शाता है? आपने अपने घर में फ्रिज वगैरह देखी है? कुछ इस प्रकार की आपके घर में फ्रिज रखी होती है, यहाँ पे हमारा जो होता है, यहाँ पे क्या होता है? ये फ्रीजर होता है, ठीक है, ये फ्रीजर, ठीक है, मेन यही ठंडा करने का काम करता है फ्रिज को। तो ये जो फ्रीजर रखा होता है उसी की बात कर रहा कि फ्रीजर इज सेट एट द टॉप, फ्रीजर इज सेट एट द टॉप, ये किसका एप्लीकेशन है? तो ये पहली बात तो संवहन का एप्लीकेशन है, किसका होता है? संवहन, कन्वेक्शन करंट का। ये याद रखिएगा कि संवहन की प्रक्रिया, ये आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, क्या है? ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है। तो ये जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जैसे कंडक्शन की प्रक्रिया है ना, ये तीनों आपके मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन, कंडक्शन और आपका कन्वेक्शन, ये तीनों ऊष्मा के संचरण के प्रकार है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जो चालन की प्रक्रिया होती है ये ठोस में होती है, किसमें होती है? सॉलिड में, ठीक है। कन्वेक्शन, संवहन की प्रक्रिया जो होती है ये किस में होती है? ये आपके तरल पदार्थ में होती है, लिक्विड में होती है और गैस में होती है। जैसे रेफ्रिजरेटर में आपकी क्या होती है? गैस ही तो होती है, रेफ्रिजरेटर में क्या होती है? गैस होती है। उसी तरह से गीजर में क्या होता है? गीजर जो घर में इस्तेमाल होता है उसमें क्या होता है? पानी, है ना। तो उसमें जो आपकी ऊष्मा का संचरण हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है? कन्वेक्शन करंट के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? कन्वेक्शन करंट के द्वारा वो आपका वहां पे हो रहा है, ठीक है। चलिए ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। अब देखिए क्या होता है ना, कि जैसे ही फ्रीजर आपके ऊपर वाली हवा को ठंडा करता है ना, तो ऊपर वाली हवा जो ठंडी हो जाती है वो भारी होती है, तो वो कहाँ आती है? नीचे आती है। तो ये क्या है? कोल्ड एयर, कोल्ड एयर आपकी कहाँ जा रही है? नीचे, ठीक है, वो नीचे आती है ठंडी होके। और जो गर्म हवा होती है ना, हॉट एयर, जो आपकी गर्म हवा होती है वो हल्की होती है कोल्ड एयर से। तो जब कोल्ड एयर वाले मॉलिक्यूल नीचे आते हैं तो वो हटाते हैं गर्म हवा वाले मॉलिक्यूल को, और हवा वाले मॉलिक्यूल हल्के होते हैं तो ये क्या होते हैं? ऊपर उठते हैं। गर्म हवा वाले मॉलिक्यूल हल्के होते हैं तो ये क्या करते हैं? ऊपर उठा करते हैं, ठीक है। तो हॉट एयर ऊपर जाती है, कोल्ड एयर नीचे जाती है। इसी तरह से हॉट एयर ऊपर उठती रहती है और ठंडी हवा नीचे आती रहती है फ्रीजर पे, और इस प्रकार से आपका क्या होता है? पूरा फ्रिज ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब फ्रीजर अगर आप नीचे लगा दोगे तो नीचे वो ठंडी हवा को ऊपर नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, तो ठंडी हवा नीचे ही रह जाएगी, ऊपर गर्म हवा ऊपर ही रह जाएगी। इसीलिए फ्रीजर ऊपर होता है कि ठंडी हवा, जब हवा ठंडी हो जाए तो वो क्या हो जाएगी? भारी, भारी हो जाएगी तो नीचे आएगी, नीचे आएगी तो वो हटाएगी गर्म हवाओं को, गर्म हवा ऊपर जाएंगी तो फ्रीजर से ठंडी होके आएंगी। यही कारण है कि फ्रीजर को ऊपर में लगाया जाता है।
कहाँ पे लगाया जाता है? ऊपर पे लगाया जाता है, ठीक है। चलो, और एक और बात इसी में जान लो, गीजर को इसीलिए नीचे लगाया जाता है, ठीक है। गैस गीजर, अगर मैं बात करूं कभी भी कि गैस गीजर है ना, गैस गीजर जिसमें पानी गर्म होता है हमारे घर में, उसमें जो आपका हीटर होता है ना, हीटर, हीटर को नीचे लगाया जाता है। हीटर को नीचे लगाया जाता है क्यों? क्योंकि जब ये पानी को गर्म करेगा ना, जब ये पानी को गर्म करेगा तो गर्म पानी ऊपर जाएगा, और फिर आपका ठंडा वाला पानी जो होता है, ठंडा वाला पानी भारी हो जाएगा, तो ठंडा जो कोल्ड वाला होगा उसके अणु नीचे आएंगे, और नीचे होके हीटर से गर्म होकर के ऊपर चले जाएंगे। तो ये भी याद रखना कि गैस गीजर में जो हीटर होता है वो कहाँ लगा होता है? नीचे लगा होता है, ठीक है। और जो फ्रीजर होता है वो ऊपर लगा होता है, और दोनों में कन्वेक्शन करंट होती है, दोनों में संवहन की प्रक्रिया से ऊष्मा का संचरण हुआ करता है, ठीक है। याद रखिएगा ये। चलिए, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास। और ऑली बोर्ड के बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन खबर, एसबीआई पीओ 2022 का प्री और मेंस का फिट बैच लॉन्च है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्री और मेंस का फिट बैच लॉन्च है। तो ये फिट बैच बहुत ही शानदार होने वाला है। ऑली बोर्ड फेमस है अपने बैंक एग्जाम के लिए, तो आप इसको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कोड सौरभ का। और ये सौरभ का कोड इस्तेमाल करोगे तो सबसे ज़्यादा, सारे कोर्सेज में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसी कोड से मिलता है। वहाँ पे लिखे हुए अन्य कोडों से कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट ये कोड सौरभ आपको दिलाएगा, ठीक है। तो आपको ये कोड सौरभ अप्लाई करना है और डिस्काउंट लेना है, ठीक है। ये फिट बैच में बाइलिंगुअल क्लास भी चलेगी, इंग्लिश मीडियम से चलेगी, और जब तक आपका पीओ का मेंस नहीं हो जाता, चाहे वो आरआरबी पीओ का मेंस हो, एसबीआई का पीओ का मेंस हो, सारी लाइव क्लासेस आपकी मेंस के बैच तक चलेंगी। सारी लाइव क्लासेस आपकी मेंस तक चलने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल एकदम लग जाइए प्रिपरेशन में ऑली बोर्ड के साथ, बहुत ही बेहतरीन ये बैच है। आप में से अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे ईएसआईसी, एलआईसी, आईबीपीएस, एसबीआई, तो आप सभी के लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोर्स आपको हमेशा परचेज करना है, वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। केवल आपका यहाँ पे लगभग 3800-3900 रुपए का कोर्स पड़ता है बैंकिंग सुपर एलीट का, अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं सौरभ। और उसमें आपके सारे कोर्सेज, जितने भी ऑली बोर्ड के सारे कोर्सेज हैं बैंक के, सारे मॉक टेस्ट, जितने भी प्री के में मॉक टेस्ट हैं, मेंस के मॉक टेस्ट हैं, सेक्शनल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, वो आपको कोड सौरभ लगाने पर मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ मिल जाते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है कि जो बच्चा बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करता है, वो जरूर अपना ये एसबीआई, सॉरी, बैंकिंग सुपर एलीट ऑली बोर्ड का पैकेज ले ले, ठीक है। और वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, ऑली बोर्ड ऐप वहाँ से खरीद सकता है, और oliboard.in वेबसाइट भी विजिट करके वहाँ से भी खरीद सकता है, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दो, कमेंट में बताओ क्लास कैसी लगी, और मिलते हैं अगली क्लास में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।